मर्दान के इलाके तख्तबाई में पाक फजाइया का तरबियती जहाज गिर गया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक हादसे में तैयारे के दोनों पायलट्स मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। दोनों पायलट्स को मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। मर्दान के इलाके तख्तबाई में पाक फजाइया का तरबियती जहाज गिर गया था। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक हादसे में तैयारे के दोनों पायलट्स मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे और दोनों पायलट्स को मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम कर दी गई है। मर्दान का इलाका तख्तबाई जहाँ पर पाक फजाइया का तरबियती जहाज गिर गया था और तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक हादसे में तैयारे के दोनों पायलट्स मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। दोनों पायलट्स को मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। और उधर मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पीटीआई और नून लीग के कारकुनान में हुए झगड़े में जख्मी कारकुनान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। लड़ाई में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के दरवाजों के शीशे टूट गए। मोहम्मद सकलैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पीटीआई और नून लीग के कारकुनान में लड़ाई हो गई और इस लड़ाई के नतीजे में ऑफिस के शीशे भी टूटे। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इस झगड़े में कारकुनान जख्मी भी हुए हैं। और यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, जहाँ पीटीआई और नून लीग के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली की मुख्तलिफ हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से अपने कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से शेख राशिद ने NA 62 से कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि NA 59 से साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। चौधरी निसार अली खान के कागजात नामजदगी उनके बेटे चौधरी तैमूर अली खान ने जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के बेटे हम्मास हनीफ अब्बासी ने NA 60 और 62 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जबकि इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है, जबकि कल उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने तवील अरसे बाद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। जावेद हाशमी मुल्तान के हल्का NA 155 से ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। जावेद हाशमी आज अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन ऑफिस में जमा कराएंगे, जबकि सीट तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। साबिक MNA आमिर डोगर, शेख तारिक रशीद, राना महमूदुल हसन, मलिक गफ्फार डोगर भी आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। शाह महमूद कुरैशी NA 156 से कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी भी आज ही कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। दोनों हलकों में इंतखाबी मार्का 16 मार्च को होगा। रुख करेंगे कहोटा का, जहां कौमी असम्बली के हल्का NA 57 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी, आज़ाद उम्मीदवार बिलाल यामीन सती और तारिक अजीम ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। 17 आज़ाद उम्मीदवार भी अखाड़े में उतरे हैं। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली के हल्का 38 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अली अमीन ने मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन में सामने आने का खुला चैलेंज दे दिया। कहा, भागने वाले बटेर ना बनो, आओ इलेक्शन लड़ो। कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कोहाट से 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 32 से साबिक MNA शहरियार आफरीदी और नून लीग से सेनेटर अब्बास आफरीदी शामिल हैं। जेलम का रुख करेंगे, जहां कौमी असम्बली के हल्के NA 67 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का आज कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। नून लीग के नवाबजादा मतलूब मेहदी खान कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और 3 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे। मजीद बता रहे हैं मिर्ज़ा जवेर इकबाल। जी मिर्ज़ा जवेर।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। NA 67 का जो सा दंगल है वो सजने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज कागजात नामजद जमा कराने की आखिरी तारीख है। मैं आपको बताता चलूँ, साबका वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से ये सीट खाली की गई थी और यहाँ पे जौन से फवाद चौधरी की सीट खाली करने के बाद अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजद की जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। मैं आपको बताता चलूँ कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज कागजात नामजद की जमा कराएंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के राजा मतलूब मेहंदी यहाँ से अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून का जो घर था वो तहरीक इंसाफ ने ही मैदान मारा था और अभी भी जो तहरीक इंसाफ ही यहाँ से मैदान मारेगी। जी उधर नौशेरा में कौमी असेंबली की खाली नशिस्तों पर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज खटक और इमरान खटक कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। मजीद इस बारे में बताएंगे मोहम्मद असद। जी असद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों की जानिब से हाल ही कराई गई नशिस्तों पर जो है 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में जो है नौशेरा के 2 कौमी हलकों पर आज जो है उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराई जा रही है। आज आखिरी तारीख है और आज शाम 5 बजे तक जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो है उम्मीदवार जो है अपनी कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराएंगे। अब तक जो है नौशेरा के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो कागजाती नामजदगी जो है वो जमा कराए गए हैं। जबकि यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका MNAs NA 26 से डॉक्टर इमरान खटक और NA 25 से परवेज खान खटक जो है आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर जो है वो अपने कागजाती नामजदगी जो है वो जमा कराएंगे। इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जो है काफ़ी गहमा गहमी जो है वो जारी है और उम्मीदवारों की जानिब से कागजाती नामजदगी जमा कराई जा रही है। जी बात करेंगे जराइम और हादसात के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में शब कदर के इलाके में जायदाद के तनाज़े पर विलेज नाजिम समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। और उधर सखर और रोहड़ी के पहाड़ों को काटने का अमल अदालती हुक्म के बरखिलाफ जारी है। बासर ठेकेदारों ने पहाड़ों को काटने का काम नहीं रोका। क्रशिंग का अमल बदस्तूर जारी है। मजीद बताएंगे KB शेख। जी KB शेख, आगाह कीजिए। जी, रोहड़ी में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में जो क्रशिंग का जो सिलसिला वो जारी है, क्योंकि उसमें क्रशिंग करने के बाद जो ना जो धुआं इन्वायरमेंट की फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ टूट पड़ी है, जैसे कि स्किन की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ और जो फेफड़ों की सांस की बीमारियाँ वो इजाफा हो गया है। कि इसी वजह से यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी वजह मजदूर तबका शदीद परेशान है। और ये यहाँ पर जो ना बासर लोग जो ना क्रशिंग का जो सिलसिला अब तक जारी है, क्योंकि हुक्म सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है इनको काम बंद किया जाए, मगर हुकूमत हाई कोर्ट का जो अहकामात को भी ठुकरा दिया गया है, क्योंकि बासर लोग अब तक जो ना काम का सिलसिला वो जारी है। इसी तरह यहाँ पर जो मजदूर तबका वो भी इस जो गरीब गुर्बत से मर रहे हैं और तड़प रहे हैं, क्योंकि इनकी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर शहरी और गांव के जो लोग हैं शदीद परेशान हैं। जी और कोट छुट्टा में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज की भरमार हो गई। सादा लॉ आवाम को सब्ज बाग दिखाकर लूटने का अमल जारी है। नौसरबाज महंगे दामों प्लॉट फरोख्त करके रफू चक्कर हो जाते हैं। मजीद बता रहे हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार हुसैन, बताइए। जी शुक्रिया। देखिए, गैर कानूनी कॉलोनियों के हवाले से अगर बात करें तो तहसील कोट छुट्टा में गैर कानूनी कॉलोनियों के भरमार है और तहसील कोट छुट्टा के मुख्तलिफ इलाके जिनमें माना अहमदानी, सखी सरवर, चोटी ज़ेरीन, खानपुर, मौजवाला, नोतक, महमीद, कोट छुट्टा शहर समेत जो ना दीगर इलाकों में 2 दर्जन से ज़ायद गैर कानूनी कॉलोनियाँ मौजूद हैं। और ये जो गैर कानूनी कॉलोनियों के मालिकान हैं ये सादा लहो आवाम को जो है ना दोनों हाथों से लूट रहे हैं, महंगे दामों प्लाट फरोख्त कर रहे हैं। जब हमारी शहरियों से बात हो रही थी तो उनका भी यही कहना था कि इनके किए गए वादे जो है ना बिल्कुल झूठे निकले हैं और यहाँ पर कॉलोनी में कोई सहूलियात नहीं दी गई। और शहरियों ने जो है ना कमिश्नर डेरा गाजी खान और अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि तहसील कोट छुट्टा भर में जितना भी गैर कानूनी कॉलोनियाँ हैं इनके मालिकान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी
और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफा और महंगाई ने सिंध हुकूमत के मंसूबों को भी लपेट में ले लिया। सिंध में मुतवस्सित तबके के लिए कम लागत पर बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम शुरू होने के साथ उसे रोक दिया गया है। सिंध में मुतवस्सित तबके के लिए कम लागत बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम शुरू होने से पहले ही रुक गई है। मज़ीद बताएंगे जमजम सईद। जी जमजम सईद, आगाह कीजिए। जी देखिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफे और महंगाई ने सिंध हुकूमत के मंसूबों को भी लपेट में ले लिया है, जिसमें सिंध हुकूमत ने मुतवस्सित तबके के लिए जो है कम लागत बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम जो है शुरू होने के साथ ही रोक दी गई है। सिंध भर में 2 अरब रुपए की लागत से 4 फेज में 600 मकानात तामीर होने थे और डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग सेल ने वज़ीर आला सिंध से बढ़ती महंगाई में ग्रांट पर नजरसानी करने की दरखास्त कर दी गई है और 2 अरब की लागत 600 घरों की तामीरात के लिए नाकाफी है। ये कहना था डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग सेल का। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को समरी भी अरसाल कर दी और यही कहा समरी में कि कम लागत के मकान मॉड्यूल तैयार करना एक नामुमकिन सी बात है, इसीलिए असल लागत और दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका जमजम सईद। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की शदीद किल्लत का सामना है। शहरियों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स पर ख़रीदारी के लिए लंबी कतारों में परेशान खड़े नजर आते हैं। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में सूरत हाल ख़राब है, जहां कई पेट्रोल पंप्स पर गुज़िश्ता कई रोज़ से पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही या फराहमी बहुत ही कम है। उधर पंजाब के दीगर शहरों की तरह कसूर में भी पेट्रोल गायब हो गया है। पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। कुछ पेट्रोल पंप से 200 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। मज़ीद बताएंगे वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम अख्तर, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें, पेट्रोलियम मसनूआत के मुमकिना जो कीमतों में इजाफे के पेश नज़र कसूर में भी जो बेशतर पेट्रोल पंप हैं वो बंद पड़े हैं। अगर किसी पेट्रोल पंप से वो तेल की सप्लाई मिल भी रही है तो वो मोटरसाइकिल वाले को 100 से 200 रुपये में दे रहे हैं और गाड़ी वाले को 500 का 1000 का पेट्रोल दे रहे हैं, जिसकी वजह से कसूर के शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोग पैसे हाथ में लेके भी रहे हैं लेकिन पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा। हमेशा कुछ शहरी मौजूदा हमसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना और क्या कहेंगे पेट्रोल और जो डीजल की छाटी जाए। जी बिल्कुल, हम तो बहुत परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त मैंने भी लाहौर जाना था लेकिन पेट्रोल और कहीं से मिल नहीं रहा। अभी मैं पेट्रोल पंप पे आया हूँ तो लेकिन पेट्रोल पंप मालकान और या पेट्रोल पंप अमले का कहना है कि जी हमें पीछे से पेट्रोल कम कर रहे हैं। देखें, इस पीछे से कम आ रहा है या कहीं से भी कम आ रहा है, लेकिन अवाम का क्या कसूर है? हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि काइंडली इन मामला पे को जरा नजरसानी करें, प्लीज़ इनसे मेहरबानी करें, अवाम को रिलीफ दिया जाए। जी यहाँ पे आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कमरों से बाहर निकले और ये जो पेट्रोल पंप मालिकान ने ये जो मसनूई बहरान पैदा किया है इसको कंट्रोल किया जाए, ये पेट्रोल पंप खुलवाए जाए और अवाम को जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई है ये मिलनी चाहिए ताकि अवाम एक शहर से दूसरे शहर जा सके। जी उधर बहावल नगर में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। पंप मालकान ने पेट्रोल देना बंद कर दिया है। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए परेशान फिरने लगे हैं। मजीद बताएंगे शेख जमान। जी शेख जमान, पंप्स पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बहावल नगर में भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। यहाँ पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं पेट्रोल के लिए, लेकिन पेट्रोल यहाँ पर नहीं दस्तयाब। शहरी जो है वो परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, किन मुश्किलात का सामना है? जी पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं लेकिन पेट्रोल हमें मिल नहीं रहा। 250 रुपये होने के बावजूद अब जो है वो 301 रुपये पेट्रोल दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि कम से कम जो आपने रेट मुकर्रर किया है उसके तनाज़र में हमें वो वाफिर मिकदार में पेट्रोल तो दिया जाए ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है कम से कम हमें उस रेट पर पेट्रोल दिया जाए। 250 रुपये लीटर भी पेट्रोल हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो शहरियों का यही मुतालबा हुकूमत वक्त से कम जो हुकूमत के रेट हैं उन रेटों पर जो है हमें यहाँ पर पेट्रोल मुहैया किया जाए ताकि हम अपनी मंजिलों तक आसानी से पहुँच सकें। जी और उधर कहरोड़ पक्का में खाद ना मिलने पर गंदम के काश्तकार परेशान है। महकमा ज़राअत कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। खाद ब्लैक में 4000 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। मजीद बताएंगे चौधरी अब्दुल रहमान। जी चौधरी अब्दुल रहमान, बताइए।
जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह कैरोड़ पक्का में भी यूरिया खाद का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से किसान तबका जो है वो शदीद परेशान है और एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त किसान हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि यूरिया खाद आपको नहीं मिल रही? जी बिल्कुल इसी तरह है, हमें यूरिया खाद नहीं मिल रही। यूरिया खाद बहुत शार्ट हो रही है, पैसे लेके हम फिर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल रही। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें यूरिया खाद मिलनी चाहिए। महकमा ज़राअत वाले सुन नहीं रहे, ना वो कोई अमल कर रहे हैं कि किसान बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। जी बिल्कुल, किसानों का कहना यही है कि महकमा ज़राअत के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। यूरिया खाद जो है वो ब्लैक में 3000 से 4000 तक जो है वो सेल की जा रही है, लेकिन किसानों के लिए एक भी दाना जो है वो मुयस्सर नहीं है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यूरिया खाद की जो फराहमी है वो यकीनी बनाई जाए ताकि किसानों के लिए जो उनकी मुश्किलात हैं वो हल हो सकें। जी खबरें हैं अभी और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में बात करेंगे IMF से मुज़ाकरात के हवाले से, जिसका हतमी राउंड है। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम मुज़ाकरात के लिए निजी होटल पहुंच गए हैं। मुज़ाकरात में मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क का तबादला किए जाने का इम्कान है। एक बार फिर आपको ये बता रहे हैं, IMF से मुज़ाकरात का हतमी राउंड शुरू हो गया है और वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम इस वक्त मुज़ाकरात के लिए निजी होटल पहुँच चुके हैं। मुज़ाकरात में मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क का तबादला किए जाने का इम्कान है। मजीद बताएंगे सोलेह अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोलेह अब्बासी, बताइए कोई ब्रेक थ्रू होगा? देखिए अभी तक तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया, लेकिन ताहम दोनों फरीकैन ने कुछ जो अशिया हैं उनके ऊपर इत्तेफाक की राय उनके दरमियान हो गया है। इस वक्त पाकिस्तानी हुकाम और IMF का जो वफ्द है उसके जो मुज़ाकरात का हतमी राउंड है वो इस्लामाबाद के एक निजी होटल में जारी है। दोनों फरीकैन के जो मुतल्लिका ओहदेदारान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर मुमलिकत खजाना, मामन खुसूसी और इसके अलावा जो सेक्रेटरी खजाना है वो मौजूद है, जबकि IMF के जो वफ्द की क़यादत जो मिशन चीफ हैं वो कर रहे हैं। आज पाकिस्तान को जो मुज़ाकरात में जो मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क है उस पर तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। अब तक जो मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी है वो पाकिस्तान के हवाले तो नहीं किया गया। जो माहिर मैशत है उनके मुताबिक अभी तक जो ये मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी है ये पाकिस्तान को दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला, जिससे ये साबित होता है कि अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आया। लेकिन जो हुकाम है वज़ारत ख़ज़ाना के वो क्वाइट होपफुल हैं कि हमें IMF से जल्द रिलीफ मिलेगा और जो किस्त के हुसूली के जो इक़दाम हैं उसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। IMF से रिलीफ मिलने के इम्कान भी हैं। सोलेह अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। लाड़काना का रेलवे जंक्शन वीरानी का मंजर पेश करने लगा है। ट्रेन कब चलेगी रेलवे महकमा बताने से कासिर है। मजीद बताएंगे यूसुफ शेख। जी यूसुफ शेख, बताइए महकमे का क्या कहना है? 2008 पीपल्स पार्टी के इक़्तिदारी कुर्सी पर बैठने वाले सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से यहाँ लाड़काना में चलने वाली 20 ट्रेनों में से तमाम ट्रेनों को बंद करके लाड़काना के शहरियों व्यापारियों को सफरी सहूलत से महरूम कर दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे शहरी से, क्या कहेंगे? ये हमारा शहर है, इतनी ट्रेनें चल रही थी, अभी कोई सहूलत नहीं है। ये जब बैठा है बिलावल भुट्टो साहब, कोई हमारी सहूलत नहीं है। पता नहीं आगे आज काम चल रहा है, ये पटड़ी भी भेज देंगे, ट्रेन एक भी नहीं चल रही। आपने एक शहरी की तासरात सुनी, उसका यही कहना था कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो अभी वज़ीर ख़ारजा है उन्हीं का शहर है, उन्होंने भी इस शहर को बुला दिया और ये लाड़काना के शहरियों को जो ट्रेन की सफरी सहूलत थी, अब तो देखो महंगाई के इस आलम में लोग जो हैं बसों का किराया अदा करने से कासिर हैं, लोग सफरी सहूलत से महरूम है। मुतालबा करते हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से कि लाड़काना से जो कभी 20 ट्रेनें चला करती थी अभी एक भी नहीं चल रही, अब कम से कम 2 ट्रेनें जो है वो जो कोयटा टू कराची जाने वाली थी उसी की सर्विस बहाल कर दी जाए। जी 30 लाख से ज़ायद आबादी रखने वाले शहर हैदराबाद में आग बुझाने के लिए 10 फायर फाइटर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड का अमला भी सहूलियात से महरूम है। मजीद बताएंगे इस बारे में आमिर जैदी। जी आमिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और 30 लाख से ज़ायद आबादी वाला ये शहर है, लेकिन यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अगर बात की जाए हैदराबाद में फ़ायर ब्रिगेड की, तो फायर ब्रिगेड के यहाँ पर
6 दफातर तो मौजूद हैं, उनमें 10 गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन उन गाड़ियों में स्नॉर्कल नहीं है। एक स्नॉर्कल लतीफ़ाबाद के फायर ब्रिगेड स्टेशन में मौजूद है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 45 फीट की स्नॉर्कल है। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद स्टेशन रोड पर लगने वाली आग जो टायरों के गोदाम में लगी थी, उस पर जो है फायर ब्रिगेड के अमले ने 10 घंटे बाद जो है मुकम्मल तौर पर काबू पाया था, जबकि शहरियों का, ताजरों का, ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद से, बल्दिया आला हैदराबाद के अफसरान से यही मुतालबा है, सिंध हुकूमत से यही मुतालबा है कि फायर ब्रिगेड के अमले को जो है वर्दियाँ दी जाए, इन्हें तमाम साजो सामान दिया जाए ताकि ये हैदराबाद शहर में कहीं भी जो आग लगती है तो उस पर फ़ौरन काबू पा सकें। जबकि जो फायर ब्रिगेड का अमला है उनका कहना यह है कि हमारे पास गाड़ियाँ हैं, पानी है, लेकिन हमारे पास कोई बड़ी स्नॉर्कल नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे केमिकल नहीं है कि जो बड़ी आग पे हम काबू पा सकें। तो इनका भी यही मुतालबा है सिंध हुकूमत से कि फायर ब्रिगेड को अमले को तमाम तर जदीद आलात दिए जाएँ ताकि अगर हैदराबाद शहर में कोई नागानी आफत, कोई बड़ी बिल्डिंग में आग लगती है तो ये उस पर फ़ौरन काबू पा सकें। जी। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा ज़िला मर्दान, जिसकी आबादी तकरीबन 24 लाख तक पहुंच चुकी है। शहर में ट्रैफिक के मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। कम पुलिस नफरी और तजावुज़ात से शहरी परेशान ही रहते हैं। मज़ीद बताएंगे नियाज़ मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नियाज़ मोहम्मद। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर जिसकी आबादी तकरीबन 24 लाख है, मर्दान। यहाँ मैं एक मशहूर चौक मलाकर चौक में मौजूद हूँ। आज जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि मर्दान की ट्रैफिक जो है वो किस तरह है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मर्दान की ट्रैफिक जो है वो इंतहाई नाक़िस है। यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है, क्योंकि तजावुज़ात की भरमार है। ट्रैफिक जाम जो है वो मामूल बन चुका है। यहाँ के पुलिस एहलकार को काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही है। मैं आपको अगर बताते चलूँ कि पुलिस एहलकारों की 2 शिफ्ट है यहाँ पर मुख्तलिफ चौकों पर काम करती थी, लेकिन आज का जो है वो सिंगल शिफ्ट काम कर रही है, ड्यूटी दे रही है। पहला शिफ्ट जो है वो 8 से 2 बजे तक और दूसरा शिफ्ट जो है वो 2 से 8 बजे तक ड्यूटी सर अंजाम देता था, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है इसने यहाँ सिंगल शिफ्ट मुकर्रर की है। शहरों ने ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, DPO मर्दान, DIG मर्दान से ये अपील की है कि मर्दान की शहर का जो है वो मर्दान की शहर का जो ट्रैफिक है इसका कोई हल निकाले ताकि हमें सफ़र में आसानी हो। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रश की वजह से स्कूल के तलबा वक्त पर नहीं पहुँच पाते और यहाँ की जो एम्बुलेंसेस है उसको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना पेश हो रहा है। जी। और GTV न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद कमिश्नर क़िलात खुज़दा टीचिंग अस्पताल पहुंच गए। दौरे में डॉक्टर्स की कमी और दीगर अहम मसाइल पर ब्रीफिंग ली। अस्पताल में मज़ीद डॉक्टर्स की तैनाती की यकीन दहानी भी करा दी। अल्ताफ़ हुसैन बाजोई की रिपोर्ट देखिए। टीचिंग अस्पताल खुजदार में डॉक्टरों की शदीद कमी है। GTV पर खबर नशर किए जाने के बाद कमिश्नर क़िलात डिवीज़न दाऊद अहमद खिलजी ने नोटिस लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट सतह पर अहम मीटिंग तलब कर ली। मीटिंग में अहम मसाइल ज़ेर गौर आए। ज़िला इंतज़ामिया समेत महकमा सेहत के अफसरान सर जोड़कर बैठ गए। सेहत के जो मसाइल हैं जो हम अपने लेवल पे हल कर सकते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है। इंशाअल्लाह हमने इस पे एक तुरंत एक्शन लिया है। अस्पताल में डॉक्टर, जगह और अदविया की कमी दूर करने की यकीन दहानी भी कराई गई। टीचिंग अस्पताल बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा अस्पताल है। रोजाना की बुनियाद पर 1500 से 2000 मरीज आते हैं। ये समझता हूँ कि मेरा खुजदार वो हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल DHQ है, ये वो DHQ है बलूचिस्तान का जिस पे ये मेन आप कह सकते हैं कि आपके मेन शाहराहों के दरमियान और आपके मुख्तलिफ ज़रों के दरमियान एक सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे सर्जन्स भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ इक्विपमेंट और मशीनरी भी जो स्टेट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की दी है वो भी अवेलेबल है। मेडिकल के स्टूडेंट और डॉक्टरों के लिए जदीद लाइब्रेरी होने से न सिर्फ डॉक्टर्स और स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, बल्कि ये डॉक्टर्स और मेडिकल के स्टूडेंट टीचिंग अस्पताल में मरीजों की ट्रीटमेंट भी करेंगे। और उधर लोअर दीर में सरकारी और निजी इदारों के अफराद को हंगामी हालात से लड़ने की तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर अबरार अली ने काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह स्वाति। रेस्को 1112 दी लोअर की जानिब से आवाम तक रेस्को की मुफ्त सहूलियात फराहमी से मुतालिक आगाही मुहिम को जारी रखते हुए दीनाली स्कूल एंड कॉलेज खाल में आगाही मुहिम और फर्स्ट एड ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अहलकारों ने कुदरती हादिसात के दौरान मुतासिर अफरादों को फर्स्ट एड फराहमी करने के जदीद तरीके सिखा दी। या आम लोग फर्स्ट एड नहीं जानते, जिसकी वजह से काफ़ी कीमती जानें ज़ाया हो जाती है। अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहा और मुआशरे में ये सेशंस होते रहें तो इसी सेशन और अवेयरनेस की वजह से काफ़ी जानें बच सकती हैं। यहाँ पर CPR, फर्स्ट एड और ब्लीडिंग कंट्रोल के हवाले से एक फ्रूटफुल सेशन दिया, जिससे हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे सेशन हो ताकि जो तलबा है ख़ासकर तो वो इससे फ़ायदा उठाए।
दिनाल स्कूल खाल में पास स्टेट ट्रेनिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें बच्चों को, तलबा और तलबात को आग से बचाव और इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करने की अमली तरबियत फराहम की गई। रेस्को हुक्काम ने तलबा को बताया कि रेस्को 1112 कुदरती आफात और इमरजेंसी के दौरान बला इम्तियाज खिदमात सर अंजाम देते हैं और शहरों की जिम्मेदारी है कि इमरजेंसी के दौरान रेस्को खिदमात हासिल करने के लिए रेस्को हेल्पलाइन पर फौरी राबिता करे। रेस्को लोअरदीर हुक्काम का कहना है कि इस तरह तरबियती प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें स्कूलों के तलबों को फर्स्ट एड की तरबियत फराहम की जाएगी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, नॉलेज स्कूल खाल, लोअरदीर। चोलिस्तान जीप रैली के बारे में भी आपको बताएंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अभी आपको बताएं कि बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में 18वीं इंटरनेशनल जीप रैली का बाकायदा आगाज़ हो गया है। मज़ीद बताएंगे राना अयूब। जी राना अयूब, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान डेजर्ट में, जहाँ पर जो है 18वीं इंटरनेशनल जीप रैली का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। तकरीबन जो है 150 के करीब ड्राइवर जो हैं वो इस रेस में हिस्सा लेंगे। अभी तक जो है 120 से ज़ायद जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं रेसर। इसके अलावा बताता चलूँ कि गाड़ियों की जो है वो चेकिंग भी जारी है, गाड़ियों का मुआयना किया जा रहा है और ड्राइवर्स का भी जो है वो तिबी मुआयना किया जा रहा है। और बताता चलूँ कि ये 500 किलोमीटर का ट्रैक है जो ये ड्राइवर जो हैं वो अबूर करेंगे। इसको 2 कैटेगरी में ट्रैक को रखा गया है। इसके अलावा ख़वातीन को भी जो है इस कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया है। 9 ख़वातीन जो है इस रेस में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करूँ तो 2500 से ज़ायद जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। रेसर जो है वो पुरअमन दिखाई दे रहे हैं और अपनी रेस को जो है लोहा मनाने के लिए यहाँ पर मैदान में उतरेंगे और इस 12 फरवरी को जो है वो देखा जाएगा कौन इस रेस का जो है वो कामयाब कर पाएगा और कौन इसको सुल्तान बनेगा। जी, इलाकाई बुलेटिन से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।